बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान को कराची में 2/3 अक्सरियत से, बल्कि ज़्यादा से 3/4 से भी ज़्यादा अक्सरियत से शिकस्त हो गई है बल्दियाती इंतखाबात में। आपने हाल पड़ा। इसमें दिलचस्प बात जो मैं कहने वाला हूँ ये है कि इमरान खान के हामी एंकर पर्सन, इसकी पार्टी के रहनुमा और इसका पूरा सोशल मीडिया बल्दियाती इलेक्शन से 2 दिन पहले तक ये मसलसल सर्वे जारी कर रहा था, गैलप का भी हवाला दे रहा था कि इमरान खान कराची में 85% वोट हासिल करेगा, 85%। लेकिन एक दिलचस्प बात ये हुई कि इलेक्शन से 1 दिन पहले इन्होंने अपने सर्वे नताज बदल दिए और कहा, ये दावा यकजान होकर करने लगे कि इमरान खान कराची में बल्दियाती इंतखाबात में 65% वोट हासिल करेगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि जिस पार्टी को 65% वोट मिल जाएं वो तो कराची में क्लीन स्वीप करेगी, सारी सीटें ले उड़ेगी चंद एक के सिवा। तो खैर ये इनका लतीफ़ा था। और फिर ये कि इनका एक लीडर है इमरान इस्माइल, वो गुलकार, वो एंटरटेनर। तो उस एंटरटेनर साहब ने टीवी पर आकर कहा कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और कराची के मेयर का जो नाम है वो इमरान खान तय करने वाले हैं, इस तरह की बात की। और ये भी कहा कि हम कराची का इलेक्शन जीत चुके हैं। और उस वक्त अभी गिनती शुरू हुए, शायद आधा घंटा भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने देख लिया। कराची में तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने ज़्यादा सीटें ले ली, PTI को बहुत कम मिली। और अंदरून सिंध से मुराद ये है कि कराची के बाद जो बाकी सूबा है उसको हम अंदरून कहते हैं, वैसे अंग्रेज़ी में इसको अप कंट्री कहते हैं। तो यानी बंदरगाह से, समुद्र से जो ऊपर का इलाका है वो अप कंट्री। तो ये बाकी पूरे सिंध में PTI का वजूद ही नहीं था। हालांकि PTI ये कह रही थी कि वो अंदरून सिंध में भी, बाकी सिंध में भी बहुत बड़ी तादाद में सीटें हासिल करेगी। सखर में, मीरपुर ख़ास में, टंडो आदम में, टंडोला यार में, दादू, शिकारपुर, जैकोबाद और हैदराबाद तो खैर है ही हमारा। हैदराबाद में भी हमारा मेयर आएगा, मीरपुर ख़ास हो गया, ठट्ठा हो गया, यानी सिंध के जितने शहर हैं। अच्छा, ये नाज़रीन आपके शायद इल्म में हो कि सिंध के जितने भी शहर हैं, छोटे या बड़े, दादू ठट्ठा से लेकर मीरपुर, मथेलो और सकरंड और मोरो जैसे छोटे शहरों में भी महाजर आबादी खासी तादाद में आबाद है। अक्सरियत तो बहरहाल सिंधियों की है, लेकिन महाजर कहीं 25% है, कहीं 30% है, कहीं 40% भी हैं। हैदराबाद में महाजरों की अक्सरियत है, लेकिन अब हैदराबाद की हदूद इतनी फैल गई हैं कि शायद हम कह सकते हैं कि अब वहाँ आबादी का जो तनासब है थोड़ा बदल गया है। और कराची में भी ये तनासब बदला है। कराची किसी ज़माने में 75 या 80% महाजरों का शहर था, अब वैसा नहीं है, क्योंकि पुख्तूनस्तान में मसलसल गुर्बत की वजह से, पुख्तूनख्वा के इलाके में जो गुर्बत की हालत है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी कराची आकर आबाद हुई है। और पेशावर और मर्दान और डेरा इस्माइल खान शहरों की जितनी आबादी मिलाकर कुल आबादी बनती है, उससे ज़्यादा पश्तून कराची में आबाद है। इसके अलावा ये पुख्तूनख्वा ड्रग माफिया का अड्डा है, तो वहाँ से ड्रग माफिया ने कराची में भी अपने अड्डे कायम किए। सोराब गोट के अलावा पूरे कराची में इनके अड्डे मौजूद है। तो कराची में डेमोग्राफी वो नहीं रही। पंजाबी आबादी वहाँ थोड़ी सी कम हुई है, सिंधी और बलोच आबादी थोड़ी बड़ी है और पश्तून आबादी बहुत बड़ी है। अब भी महाजर कराची में सबसे बड़ा लिसानी ग्रुप है, लेकिन अब वो 80%, 70% नहीं रहे, अब वो शायद 60% है, मेरा ख्याल है। तो इसकी बुनियाद पर ये PTI दावे कर रही थी कि अंदरून सिंध में भी हम जीतेंगे, कराची में भी हम जीतेंगे, लेकिन वो सिंध में तो वो 0/0 रहे। हैदराबाद में चंद सीटें ली, कराची में बहुत कम सीटें ली। जबकि सूरत हाल कराची की ये थी कि इन्होंने गुंडागर्दी और धांधली की हद कर दी PTI ने। वो पुरानी आदतें पड़ी हुई गुंडागर्दी की। इनका एक मशहूर गुंडा है फिरदौस नकवी, वो तो जनाब बेल्ट बक्स तोड़ते हुए पकड़ा गया। और फिर PTI ने बाद में बयान भी दिया कि नहीं, वो तो बेल्ट बक्स की जो थी, वो जो गिरा थी उसके ऊपर जो फीता लगा होता है, वो पता नहीं क्या, वो असल में उल्टा था, तो इसको सीधा कर रहे थे। तो बात यह है कि उल्टे को सीधा करने की जिम्मेदारी इस गुंडे को किसने दी? वो तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी, या इलेक्शन का जो अमला है वहाँ उसको बताया जाता है कि ये चीज़ उल्टी है, ये चीज़ सीधी है, इसको यूँ कर लो। खुद करने का इख्तियार उसने कहाँ से हासिल किया? सीधी सीधी गुंडागर्दी थी। फिर PTI के 2 लीडर बेल्ट पेपर्स की जो कापियाँ होती हैं वो चुराते हुए पकड़े गए। एक कापी
पकड़ी गई, जिसके अभी इसमें से कोई वोट इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन तमाम कापी पर हर उसके वोट के कागज़ पर पीटीआई के उम्मीदवार पर मोहर लगी हुई थी, पेशगी। और वो साहब को ये कापी लेकर जा रहे थे ताकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर फटाफट उसके भर के फाड़ फाड़ कर वोट बनाकर अंदर डालें, लेकिन वो कापी पकड़ी गई। एक साहब ने तो हद ही कर दी, उसने वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को ही अगवा कर लिया। फिर जगह जगह इन्होंने लड़ाई झगड़े किए, गुंडागर्दी की, धांधली की कोशिशें की, ठप्पे लगाए। तो इस सब के बावजूद कराची में पीटीआई 2/3 नहीं बल्कि 3/4 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ हार गई। और ये वो शहर है नाजरीन जहाँ पीटीआई को जनरल बाजवे और फैज़ ने 14 सीटें दिलवाई थी, कराची की 14 सीटें। तो 14 सीटें यानी 2/3 अक्सरियत से इनको कौमी असम्बली की सीटें दिलवाई गई थी। और मैं उस वक्त से कहता आ रहा था कि ये सारी सीटें जाली हैं। पीटीआई का वोट बैंक है 3-4 इलाकों में। एक तो वो जो पोस्ट सोसाइटियाँ हैं, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हो गई, बहरिया टाउन की, इसी तरह की दूसरी जो लग्जूरियस किस्म की स्कीमें हैं वहाँ पीटीआई है। फिर जो सोहराब गोठ वाला सिलसिला है, जहाँ जहाँ मनशियात के अड्डे हैं, मनशियात के कंधे हैं, बेचने वाले, ठेके देने वाले, आगे पहुँचाने वाले, वो सारे पीटीआई के गढ़ हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी गर्ल्स, पार्टी गर्ल्स, ये सारा धंधा जो है जिसका हम तफसील बयान करने से भी झिझकते हैं, वो सारा धंधा इन्हीं के पास है। कासिनो माफिया है, जुआ खाने हैं, ये सारे क्राइम के जो अड्डे हैं ये सारे पीटीआई के वहाँ वोटर हैं। तो पीटीआई के वोट बैंक तो है इन इलाकों में, लेकिन वो इतना नहीं है कि 14 सीटें दिलवा सके, वो इतना भी नहीं है कि 4 सीटें दिलवा सके। और आज बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे ने ये वाज़े कर दिया कि पीटीआई के वोट बैंक वहाँ इन चंद इलाकों के अलावा और इन चंद एरियाज़ के अलावा, जिनमें ख़ास तौर पर ये पार्टी गर्ल्स और मम्मी डैडी ग्रुप और ये हंगामा, हुल्ला गुल्ला, कपड़े उतारो, मुल्क सवारो वाला जो ग्रुप है, ये इसके अलावा इनका वोट बैंक नहीं। और ये चीज़ साबित हो गई। और वजह साबित होने की यही थे कि अब वो दोनों अब्बे जो थे, ना तो अब्बू फैज़ रहा, ना अब्बू बाजवा रहा, तो अब वहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो तो इस हद तक न्यूट्रल थी कि उसने कहा कि हम तो इंतखाबी ड्यूटी के लिए भी बंदे नहीं देंगे, रैपिड फोर्स के तौर पर हम हरकत में आएंगे, यानी कहीं गड़बड़ हो गई, हमें बुलाया जाए, हम फ़ौरन पहुँचेंगे। लेकिन ये है कि इंतखाबी कैंपों के बाहर खड़े होना हम ये नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे, ज़ाहिर उन्होंने तो खैर ये नहीं कहा, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हम खड़े हो गए तो फिर कोई धांधली से मुतअस्सर फरीक हम पर ये इल्ज़ाम लगा देगा कि फ़ौज ने इंतखाबी नताइज बदले हैं, लिहाजा हम ये ड्यूटी नहीं दे सकते। और बड़ा अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने। और ये भी उनका अच्छा फ़ैसला था कि अगर एमरजेंसी हुई, कहीं गड़बड़ हुई, फसाद हुआ, हंगामा हुआ, बदअमनी हुई, तो हम फ़ौरन पहुँचेंगे, यानी ये ड्यूटी हम देंगे। और इसी वजह से इमरान खान तकलीफ़ में भी था कि ये गैर जानबदार हो गए। अब इमरान खान बार बार मुतालबा कर रहा है ना, ये कमबख्त कहता है, इसके जो फॉलोअर्स हैं इसकी बात मान भी लेते हैं। इसने ये कहा था कि किसी के घर डाका पड़ जाए और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो क्या आप उस चौकीदार को रखेंगे? यानी और लोगों ने इसकी दलील मान ली। ये वही मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात है कि वही बात इसकी मान भी ली। हालांकि बात सीधी सी है कि इमरान खान ये कह रहा है कि हमारे घर डाका पड़ा, यानी पीटीआई के घर डाका पड़ा, पीटीआई को नुकसान पहुंचा और चौकीदार हमारी मदद नहीं कर रहा। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहा है कि फ़ौज चौकीदार है लेकिन पीटीआई की, जबकि जो मुसलमा असूल है और जो बात पूरी दुनिया में है कि फ़ौज चौकीदार होती है पूरे मुल्क की, इमरान खान की चौकीदार नहीं होती। यानी इमरान खान ने फ़ौज का दर्जा अपनी बनी गाला की कोठी के चौकीदार जैसा रख लिया कि अगर बनी गाला में कुछ हो तो जो उसका चौकीदार है गेट पर खड़ा हुआ वो लपक कर आएगा, मदद करेगा, जो उसकी ड्यूटी है, जिसकी तनख्वाह लेता है। तो ये फ़ौज बनी गाला के गेट की चौकीदार नहीं है, ये मुल्क की चौकीदार है। और इतना बड़ा गुमराह कुन फ़लसफ़ा, झूठा और बकवास वो पीटीआई के लोगों ने मान लिया। और अगले दिन से उन्होंने पूरे मुल्क में ये बयानियाँ फैला दिया कि देखो ये चौकीदार का तो काम नहीं होता गैर जानबदार रहना, चौकीदार को काम तो नहीं होता न्यूट्रल होना, इस तरह की। तो ये खैर मैंने मिसाल दी कि कितने डम किस्म के लोग हैं कि इमरान खान इस झूठ के पुतले की हर बात मान लेते हैं। तो नाज़रीन, कराची में एक दूसरी डेवलपमेंट ये हुई जो कि अच्छी नहीं है, वो ये थी कि अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन से अपील की कि इंतखाबात का बाइकाट किया जाए। और
یہ جو متحدہ قومی موومنٹ تھی جو اب تک فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، الطاف حسین کی اس بائیکاٹ کے بعد اسے ایک جواز مل گیا۔ اس نے الطاف حسین کی تغیر کو جواز نہیں بنایا، لیکن اسے فیصلے تک پہنچنے میں مدد مل گئی کہ ہم بائیکاٹ کر دیں۔ اچھا، اس بائیکاٹ کا نقصان کیا ہوا قومی سیاست کو بھی؟ وہ یہ ہوا کہ ووٹنگ کی جو شرح تھی، ٹرن آؤٹ تھا، وہ 15-16% سے زیادہ نہیں بڑھ سکا، جو کہ نہایت ہی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ تو گویا کہ ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے اب تک سے مراد ہے کہ آج سے 1 سال پہلے تک جو پالیسیاں بنائیں، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی کا اکثریتی ووٹ جو ہے وہ سیاست سے لا تعلق ہو گیا۔ اچھا، اس 85% نے بائیکاٹ کیا یا 80% نے بائیکاٹ کیا، یہ سارے کے سارے الطاف حسین کی اپیل پر بائیکاٹ کرنے والے نہیں تھے، یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی بائیکاٹ، 50%، 55% تو خیر ویسے ہی الیکشن میں عام طور پر نہیں آتے۔ انتخابات میں جو معقول شرح ہوتی ہے وہ 45 سے 50% تک کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 80% کا بائیکاٹ نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو کہیں گے 50% یا 45% کا بائیکاٹ۔ اور یہ پورے کے پورے 45% کا بائیکاٹ اس طرح سے نہیں تھا کہ الطاف حسین نے بائیکاٹ کیا، بلکہ اس کی 2 وجوہات اور بھی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ سردی سخت تھی، دوسری یہ کہ جماعت اسلامی کے علاوہ، پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی ووٹروں کو نکال کر نہیں لائی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک خوف کی فضا تھی، جو زیادہ بڑی وجہ تھی۔ خوف کی فضا یہ تھی کہ مسلسل 1 مہینے سے یہ اطلاعات خود سندھ حکومت دے رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کا خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، فساد کا خطرہ ہے۔ تو خطرہ تو نہیں تھا، امن امان سے ہو گیا۔ 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں اس دنگے فساد میں 12 افراد زخمی ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے ان میں سے کسی زخمی کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ یہ 12 بھی نہیں زخمی ہونے چاہیے تھے، لیکن 3 کروڑ کی آبادی میں اگر 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں تو اسے ہم امن و امان کی ایک کنٹرول والی صورتحال کہیں گے، جس کے لیے سندھ حکومت بھی قابل تعریف ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ بھی قابل تعریف ہے، اور فوج کی خفیہ ایجنسیاں بھی قابل تعریف ہے، کیونکہ انہوں نے 1 دن پہلے الیکشن کمیشن کو اور صوبائی حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو یہ بتا دیا تھا کہ فلاں علاقے ہائی رسک زون ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان فلاں علاقوں میں حفاظتی انتظامات زیادہ کیے گئے۔ لیکن وہ جو پورے 1 مہینے سے فضا بن رہی تھی، اور اس فضا میں سندھ حکومت کا بھی قصور تھا، لیکن سندھ حکومت سے زیادہ ایم کیو ایم کا قصور تھا، کیونکہ ایم کیو ایم نے ایک واضح طور پر ایک بیان جاری کیا تھا بڑے کلیئر الفاظ میں کہ اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کسی اور کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ یہ سیدھی سادھی وائلنس کی دھمکی تھی۔ اس دھمکی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ نہیں نکلے۔ یعنی اب اس کو ہم سبب کریں تو یہ ہے کہ ایک تو خیر وہ طبقہ ہے ووٹروں کا جو کہ لا تعلق ہو چکا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ڈر کے مارے نہیں آیا، کچھ موسم کی سختی کی وجہ سے بھی نہیں آیا، اور کچھ ڈر کے مارے بھی وجہ سے بھی نہیں آئے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ خوف کی فضا نہ ہوتی اور ایم کیو ایم کی طرف سے یہ دھمکی نہ ہوتی کہ اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو کوئی اور بھی نہیں لڑ سکے گا اور ہم آخری حد تک جائیں گے، کچھ اس وجہ سے بھی نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے۔ اور اگر یہ ایم کیو ایم دھمکی نہ دیتی تو شاید ٹرن آؤٹ 30-35% تک ہو جاتا۔ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ کراچی قومی دھارے میں واپس آ رہا ہے۔ دونوں قومی سیاسی پارٹیاں، چاہے پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے اور جماعت اسلامی چھوٹی پارٹی ہے، لیکن دونوں کا تشخص قومی پارٹی کا ہے، اور ان قومی پارٹیوں نے کراچی کی میجارٹی جیت لی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کی طرف سے، اس کے جھوٹ بولنے والے بریگیڈ کی طرف سے جو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھا ہوا ہے، ان کا سارا جھوٹ جو تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا کہ پی ٹی آئی 85% یا 65% کراچی کے ووٹروں کی جماعت ہے۔ اگر کراچی میں 65% ووٹروں کی جماعت پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، تو پھر باقی جماعتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا نا، کیونکہ باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو 35% ووٹ ہیں ان میں کچھ آزاد امیدواروں کے ووٹ ہیں، کچھ تحریک لبیک کے ووٹ ہیں، کچھ لیاری والوں کے ووٹ ہیں، کچھ
जमात इस्लामी के हैं और कुछ पीपल्स पार्टी के, गोया के वहाँ तो फिर पार्टी कोई वजूद ही नहीं रखती। इतना बड़ा झूठ ये कराची के बारे में बोल रहे हैं, और वही झूठ कौमी सतह के हवाले से भी बोल रहे हैं कि कौमी सतह पर भी इमरान खान जो है वो 3/4 अक्सरियत से वापस आ रहा है। आपको याद होगा कि ये पहले 2/3 कहा करते थे, अब 3/4 पर आ गए हैं। 3/4 का मतलब ये है कि PTI कौमी असम्बली की 100 में से 75 सीटें जीतेगी, और ये ज़ाहिर एक झूठ है। लेकिन झूठ ये इतना तवातर से फैलाया जा रहा है। फ़ौज की पिछली क़यादत ने TV चैनल्स पर चुन चुन कर बंदे बिठाए थे जिनकी ड्यूटी ये थी कि तुमने हर वक्त झूठ बोलना है, हर वक्त झूठ बोलना है, किरदार कुशी करनी है, मुखालफों को गालियाँ देनी है। और फिर एक सोशल मीडिया टीम फ़ौज ने तैयार की जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए, और उस टीम ने दुनिया की गलीज़ तरीन ज़बान का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया। तो ये सारा झूठ जो था, ये कराची के इलेक्शन ने एक ही झटके में तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब कम से कम PTI वालों को तो खैर हम नहीं कह सकते, उनमें शर्म व हया या ज़मीर नाम की कुछ चीज़ मौजूद ही नहीं है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि सहराओं में वेल मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह PTI के सहरा में सच ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर कोई सच बोलने वाला आदमी PTI में गलती से चला जाए तो वो चंद दिनों में झूठों का इमाम बन जाता है। तो लेकिन जो PTI के लोग नहीं हैं, उनसे ये ज़ाहिर तवक्को है कि वो इस झूठ के फ़रेब से निकल आएंगे कि PTI अवाम की अक्सरियत की जमात है। मैं फिर सम अप कर दूँ कि PTI ये हाई एलीट क्लास पोस्ट सोसाइटियों, मम्मी डैडी ग्रुप, पार्टी गर्ल्स, डांस गर्ल, कपड़े उतारो मुल्क सवारो मुहिम के जो हलके हैं, इनके अलावा इनकी कहीं मकबूलियत नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।